हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम डिजीज़ ऑफ पेरिरेडिकुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि रूट के आसपास की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस देख लिया और सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस देख लिया। ठीक है, पिछले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं। अब इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम एक्यूट अपाइकल एब्सेस की। एक्यूट अपाइकल एब्सेस। तो ये जो तीनों डिजीज़ हैं जो मैंने आपको दो पहले बताई और ये आखिरी आज की जो डिजीज़ है, ये क्या है, ये सिम्टोमेटिक में आती हैं। जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी पेरियोडिकुलर डिजीज़ की, उसमें सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक था। तो ये तीनों जो डिजीज़ हैं ये सिम्टोमेटिक में आती है, यानी कि इसमें पेशेंट को पेन या स्वेलिंग ये सब सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे उसमें एसिम्टोमेटिक डिजीज़ आएंगी। तो अब देख लेते हैं क्या एक्यूट अपाइकल एब्सेस को। ठीक है, तो ये या फिर इसको सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस भी बोल देते हैं, सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ड्यू टू पल्पल नेक्रोसिस। यानी कि पल्प का नेक्रोसिस हो गया, उसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक तो सडन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीवियर स्पॉन्टेनियस पेन होता है, यानी कि पेशेंट को एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होगा। साथ में टेंडरनेस ऑन प्रेशर, उसके अलावा पस फॉर्मेशन और सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब तक जनरली जो हमने दोनों डिजीज़ के बारे में बात की थी उसमें किसी में भी पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और ना ही सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ये एब्सेस है तो एब्सेस में जनरली सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग और पस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इनके और भी कुछ नाम होते हैं एक्यूट अपाइकल एब्सेस के, सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसको एक्यूट एब्सेस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, एक्यूट एल्वुलर एब्सेस, एक्यूट डेंटो एल्वुलर एब्सेस, एक्यूट पेरियपाइकल एब्सेस और एक्यूट रेडिकुलर एब्सेस। ये सब इसके नाम हैं अलग अलग। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके कॉजेज़। तो कॉजेज़ जो इसका प्राइमरी कॉज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो नेक्रोटिक पल्प है उसमें मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से एब्सेस बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉमा या फिर केमिकल या मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है ये। अब इसमें क्या होता है ना कि पल्प नेक्रोटिक है और नेक्रोटिक पल्प के अराउंड क्या है, हार्ड डेंटिन है। तो जो मान लो पस वगैरह बन रही है तो पस को एक तरह से डिस्चार्ज होने के लिए कोई मतलब ज़रिया नहीं मिल रहा, कोई पाथवे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पाथवे नहीं मिलेगा तो पस क्या करेगी, जो अपाइकल फोरामेन है टूथ का, जो एपेक्स है टूथ का, उसके थ्रू मूव करते हुए पेरिरेडिकुलर रीजन में चली जाएगी और पेरिरेडिकुलर रीजन में जाएगी तो वहाँ पे पेरिरेडिकुलर रीजन में डिजीज़ कॉज करेगी। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा अपाइकल फोरामेन के थ्रू पेरिरेडिकुलर टिश्यू में और उसकी वजह से एब्सेस होगा। ठीक है, वहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से एब्सेस होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स में सबसे इनिशियल क्या होगा, इनिशियली जो होता है टूथ जो है टेंडर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेशेंट प्रेशर लगाएगा ना, टूथ के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो उसको रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे मान लो कंडीशन प्रोग्रेस करेगी तो थ्रोबिंग पेन पेशेंट को होने लगेगा। जो टूथ है वो इलोंगेटेड और मोबाइल हो जाएगा। इलोंगेटेड मतलब एक तरह से फील होगा पेशेंट को कि टूथ इलोंगेटेड हो गया, बाहर निकल के आएगा तो इलोंगेटेड फील होगा। ठीक है, इलोंगेटेड और साथ में मोबाइल हो जाएगा टूथ। इसके अलावा सीवियर स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी इन नियर बाय सॉफ्ट टिश्यू। जो भी दांत के आसपास सॉफ्ट टिश्यू होंगे उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब फिर बिल्कुल एडवांस्ड केस में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है सीवियर हो गई है तो उस केस में स्वेलिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो टिश्यू है वो रप्चर हो जाएगा, आसपास का जो टिश्यू है वो रप्चर हो जाएगा
और पस ड्रेनेज हो जाएगी और उसमें हमें साइनस भी देखने को मिलेगा, साइनस ट्रैक्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो सिस्टमिक साइंस भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं। अब एब्सेस है तो सिस्टमिक साइंस तो होंगे ही। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फीवर होगा एक तो। ठीक है, फीवर, चिल्स, नॉर्मल जो सिस्टमिक साइंस होते हैं, वीकनेस, मसल पेन, हेडेक, फॉल ब्रेथ होगी और साथ में कोटेड टंग, ये सारे हमें सिस्टमिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक क्लिनिकल नोट में आपको बताता हूँ, बुक में दिया हुआ है, उसमें जनरली ये बताया हुआ है कि अगर कौन सा टूथ अफेक्ट होगा तो उसके आसपास मतलब क्या चांसेस हैं। जैसे एक मिनट बताता हूँ, जैसे मैक्सिलरी एंटीरियर है, तो मैक्सिलरी एंटीरियर में अगर एब्सेस हो रहा है तो जनरली लिप और आईलिड्स में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैक्सिलरी पोस्टीरियर है तो हमें चीक में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर मान लो मैंडिबुलर एंटीरियर है तो हमें चिन में, लोअर लिप में और कभी कभार नेक में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर मैंडिबुलर पोस्टीरियर है तो उसमें भी चीक में और साथ में सब मैंडिबुलर एरिया में हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मतलब वही आसपास के जो टिश्यूज़ है ना वही है मेनली, तो वही आपको लिखने हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, तो डायग्नोसिस के लिए हम प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे और साथ में सिम्टम्स देखेंगे, पस वगैरह है, स्वेलिंग है, साइनस ट्रैक्ट वगैरह, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टूथ की टेस्टिंग करेंगे हम, जो वाइटैलिटी टेस्ट है नॉर्मल, वो सब टेस्ट करेंगे। तो मेनली जो पल्प है वो नेक्रोटिक है, तो ईपीटी पे और थर्मल टेस्टिंग पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और जो टूथ होगा वो होगा टेंडर टू परकशन। और इसमें टूथ हमें एक्सक्लूडेड देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, और साथ में हमें मोबाइल टूथ देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक फीचर्स हैं, आप मतलब खुद से भी गेस कर सकते हो। अब रेडियोग्राफ में क्या दिखेगा, नेक्रोटिक पल्प है। नेक्रोटिक पल्प का मैंने आपको बताया मेनली बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। अब बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है, कीरीज की वजह से, तो हमें कैविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में डिफेक्टिव रेस्टोरेशन हो सकता है कि पेशेंट ने कभी रेस्टोरेशन करवाई हो, वो डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो डिफेक्टिव रेस्टोरेशन देखने को मिल सकती है। और जो अपाइकल पीडीएल है, अपाइकल पीडीएल में वाइडनिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह से जो पीडीएल फाइबर्स हैं जो अपाइकल प्रेजेंट है, अपाइकली जो पीडीएल फाइबर्स प्रेजेंट है उनमें वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो टूथ है वो एक्सट्रूडेड देखने को मिलता है, और साथ में इसमें लॉस ऑफ लेमाइना ड्यूरा भी होगा। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो पेरियोडोंटल एब्सेस। तो पेरियोडोंटल एब्सेस क्या होता है ना, इसमें क्या होगा, ये पेरियोडोंटल पॉकेट से ओरिजिनेट करता है। एक्यूट एब्सेस जो था वो हमारा कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था, पल्प से। पल्प में क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, नेक्रोटिक पल्प में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो पस क्या हो रहा था, पेरिरेडिकुलर रीजन में जा रही थी। लेकिन पेरियोडोंटल एब्सेस में क्या होगा, वो पेरियोडोंटल पॉकेट से ओरिजिनेट करता है, पल्प से ओरिजिनेट नहीं करेगा। और इसमें टूथ जो होता है वो वाइटल होता है, यानी कि जो हमारे टेस्ट होंगे, वाइटल पल्प टेस्ट होंगे, उसमें टूथ जो है वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और साथ में इसमें जो स्वेलिंग होती है ना वो मिड रूट पोर्शन में होती है, क्योंकि जनरली वहीं पे पॉकेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मिड रूट पोर्शन में स्वेलिंग होगी। लेकिन जो हमारा एक्यूट एब्सेस है उसमें क्या होगा, उसमें जो स्वेलिंग है वो एकदम एपेक्स पे प्रेजेंट होगी, जो एकदम पेरिरेडिकुलर रीजन है ना, रूट के आसपास का जो रीजन है, क्योंकि वहीं से एपेक्स से ही तो पस निकल के बाहर जा रही है, तो उस रीजन में जनरली प्रेजेंट होती है एक्यूट एब्सेस में। फिर दूसरा है एसिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस। एसिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एसिम्टोमेटिक पेरिरेडिकुलर डिजीज है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी साइनस ट्रैक्ट होगा क्योंकि एब्सेस है, स्वेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें पेन नहीं होगा कोई भी। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट है सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस। ये हमारे वाला है जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है सीवियर पेन होगा और स्वेलिंग होगी और साथ में नॉन वाइटल टूथ होगा।
तो नॉन वाइटलिटी के बेसिस पे हम इसको पेरिडोंटल एब्सेस से डिफरेंशियली डायग्नोस करेंगे, और फिर सिम्टम्स के बेसिस पे हम इसको एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस के से डिफरेंशियली डायग्नोस करेंगे। अब इसकी बैक्टीरियोलॉजी देख लेते हैं। तो जनरली बैक्टीरियोलॉजी, इसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते ही हैं, कि मैंने आपको बताया मेन कोज क्या था, बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन। तो लार्ज बैक्टीरियल लोड हमें देखने को मिलता है इसमें। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब साथ में इसमें कौन से बैक्टीरिया मेनली प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। और साथ में जो ड्रेन्ड पस होगी, जो पस ड्रेन होगी, उसमें हमें देखने को मिलेंगे डेड WBC, और साथ में यही सब बैक्टीरियाज। अब हिस्टोपैथ देख लेते हैं। हिस्टोपैथ क्या है, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, तो क्या होगा, PMNs देखने को मिलेंगे। साथ में PDL जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, PDL जो है डिस्टेंडेड होगा, तो उसकी वजह से हमें टूथ में एक्सट्रूजन देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में बोन रिजॉर्प्शन हो सकता है एपेक्स वाले रीजन में। साथ में पस फॉर्मेशन होगा, इसमें वही डेड PMNs और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे। और साथ में जो रूट कैनाल होगी, उसमें डेब्रिस और माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सब जो बेसिक जो इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होते हैं वही सब इसमें प्रेजेंट हैं। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले करना है इमीडिएट ड्रेनेज ऑफ पस। पस को जल्दी से ड्रेन करना है हमें, और कहाँ से ड्रेन करेंगे, कैनाल से, या फिर इंसिजन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल करेंगे, तो फीवर वगैरह हो रहा है पेशेंट को, उसको कंट्रोल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स देके। उसके बाद RCT, जब मान लो एक्यूट सिम्टम्स जो है पेन स्वेलिंग वगैरह वो अगर जब ख़त्म हो जाएंगे, मैनेज कर लिया हमने उनको, उसके बाद RCT कर देंगे। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स काफ़ी केस है, तो उसमें हमें कंबाइंड एंडोपेरियो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब इसका प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। तो प्रोग्नोसिस फेवरेबल होगा अगर मान लो ड्रेनेज सक्सेसफुल हो जाती है, जो हमने पस ड्रेन किया है, अगर वो सक्सेसफुल है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, ठीक है। पस को भी हमें रिमूव कर देंगे अगर, और साथ में एंडो ट्रीटमेंट जो है हमने टाइमली दे दिया, तो उस केस में फेवरेबल होगा आउटकम या प्रोग्नोसिस। और हमें मुश्किल हो सकती है अगर मान लो पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो उस केस में मुश्किल होगा टूथ को सेव कर पाना, यानी कि प्रोग्नोसिस उसका बैड होगा, या फिर एडवांस टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो इन सब केसेस में प्रोग्नोसिस जो होगा वो पुअर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एल्वेलर एब्सेस कंप्लीट। 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जल्दी से देख लो, फटाफट करवा देता हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक्यूट अपाइकल एब्सेस में, ये सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, सडन इन्फ्लेमेशन होगा ड्यू टू पल्प नेक्रोसिस, ठीक है। अब पल्प नेक्रोसिस है, उसमें बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उसकी वजह से एक सडन इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो सडन होगा, सीवियर स्पॉन्टेनियस पेन होगा इसमें पेशेंट में, टेंडरनेस होगा ऑन प्रेशर, पस फॉर्मेशन भी होगी और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगी, ठीक है। इससे पहले जो हमने दोनों डिजीज देखे थे उसमें पस नहीं बन रही थी और साथ में सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग भी नहीं हो रही थी। फिर उसका सिनोनिम इसके ये सब हो गए, ठीक है। फिर कॉजेज़ क्या थे, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसके अलावा ट्रॉमा या केमिकल या मैकेनिकल इरिटेशन। अब क्या होगा, जैसे ही बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो बॉडी क्या करेगी, पस फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। अब पस को कोई रास्ता मिलेगा नहीं, कोई पाथ में मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पल्प जो है नेक्रोस्ड है और उसके आसपास जो है वो हार्ड डेंटिन है, तो पल्प को कोई रास्ता नहीं मिलेगा ड्रेनेज के लिए। तो पल्प क्या करेगी, कैनाल के थ्रू मूव करते हुए अपाइकल फोरामेन में जाएगी और वहाँ से पेरिरेडिकुलर टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। तो उससे पेरियोडिकल टिश्यू के डिजीज शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे एब्सेस बन जाएगा। अब इसके सिम्टम क्या होंगे, इनिशियली जो होगा टूथ टेंडर होगा, प्रेशर अगर पेशेंट लगाएगा उस टूथ के ऊपर, प्रेशर से अगर उसको नीचे दबाएगा तो पेशेंट को एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करेगी तो थ्रोबिंग पेन होगा, साथ में इलोंगेटेड टूथ पेशेंट को इलोंगेटेड लगेगा टूथ, और टूथ जो है वो मोबाइल होगा। फिर साथ में हमें इसमें सीवियर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इन द नियर बाय सॉफ्ट टिश्यू। फिर एडवांस जैसे जैसे होगा तो स्वेलिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, उसके बाद रप्चर हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू का और वहाँ पे पस ड्रेनेज होगी और साथ में साइनस ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है।
और सिस्टमिक साइन फीवर, चिल्स, वीकनेस, मसल वीकनेस और हेडेक, फॉल ब्रेथ और कोटेड टंग, ये सब सिस्टमिक साइंस हैं। फिर ये मैंने आपको बताया जो रीजन जो सॉफ्ट टिश्यू वाले रीजन है तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। फिर डायग्नोसिस के लिए हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, सिम्टम लेंगे, टूथ की टेस्टिंग करेंगे, जो वाइटल पल्प जो वीपीटी वाले टेस्ट होते हैं वो करेंगे, ईपीटी और थर्मल टेस्ट। तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा वो? क्योंकि उसमें जो पल्प है वो नेक्रोटिक है। तो टेंडरनेस टू परकशन पर हमें देखने को मिलेगा और टूथ जो है एक्सट्रूडेड होगा, साथ में थोड़ा सा मोबाइल होगा। रेडियोग्राफ में हमें कैविटी देखने को मिलेगी, डिफेक्टिव रेस्टोरेशन और अपाइकल पीडियल की वाइडनिंग देखने को मिल सकती है, और लमाइना ड्यूरा में भी लॉस देखने को मिलता है हमें। फिर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पेरिडोंटल एब्सेस से कैसे करेंगे? पेरिडोंटल पॉकेट से होता है पेरिडोंटल एब्सेस, और हमारा एक्यूट एल्वुलर एब्सेस कहाँ से हो रहा था? पल्प से हो रहा था। ठीक है, तो इसमें टूथ वाइटल होगा पेरिडोंटल एब्सेस में, और इसमें जो स्वेलिंग होगी वो मिड रूट पोर्शन में होगी, जबकि एक्यूट एल्वुलर एब्सेस में जो एपेक्स वाला रीजन है, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है रूट का, वहाँ पे स्वेलिंग होगी। फिर एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस में क्या होगा? इसमें कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी और पेन भी नहीं होगा। और फिर सिम्टोमेटिक में क्या होगा? पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, और साथ में टूथ नॉन वाइटल होगा। फिर बैक्टीरियोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें लार्ज बैक्टीरियल लोड प्रेजेंट होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई मेनली प्रेजेंट होते हैं। और ड्रेनेज करेंगे, पस तो पस ड्रेन होगी, उसमें हमें डेड डब्ल्यूबीसी और साथ में बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। हिस्टोपैथ में क्या है? वही नॉर्मल जो इन्फ्लेमेशन में प्रेजेंट होते हैं, पीएमएन, पीडियल डिस्टेंडेड, बोन रिजॉर्प्शन एपेक्स रीजन में, और पस फॉर्मेशन और रूट कैनाल में हमें डेब्रिस और माइक्रोब देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएट ड्रेनेज ऑफ पस कैनाल के थ्रू या इंसिजन के थ्रू, फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन कंट्रोल एंटीबायोटिक्स के थ्रू, आरसीटी कर देंगे जब हमने एक्यूट फीचर्स जो थे उनको मैनेज कर लिया, उसके बाद आरसीटी कर देंगे। और अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स या सीवियर केस है तो उसमें कंबाइंड एंडोपेरियो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्रोग्नोसिस फेवरेबल किस कंडीशन में होगा? अगर ड्रेनेज सक्सेसफुल हो जाती है, पस को हमने अच्छे से रिमूव कर दिया और एंडो ट्रीटमेंट हमने टाइमली स्टार्ट कर दिया। और अगर मान लो पेरियो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए तो उस केस में प्रोग्नोसिस पुअर होगा, या एडवांस टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो गया तो उस केस में प्रोग्नोसिस पुअर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सिम्टोमेटिक पेरिरेडिकुलर डिजीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे एसिम्टोमेटिक पेरिरेडिकुलर डिजीज़। ठीक है, उसमें क्या होगा? सिम्टम नहीं होंगे, कोई पेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी लेक्चर बनाने की, और साथ में मतलब पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट करने की जल्दी जल्दी से। सो थैंक यू।